हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बीपीएससी स्कूल टीचर एग्जाम जो कि 26 अगस्त 2023 को हुआ था। एंड दिस इज पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 91 to 100। क्वेश्चन नंबर 91 है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग ईस्ट एक्टेड ऑन बाय मैग्नेटिक फील्ड इन द नॉर्थ डायरेक्शन, द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज। देखो, पहले इलेक्ट्रॉन को ले जाते हैं ईस्ट डायरेक्शन में। मैं इस तरह से अज्यूम करूंगा, ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस तरफ, ईस्ट डायरेक्शन में। जो मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड उस पर लग रही है वो ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ लग रही है। हमें पता करना है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी। तो जो फोर्स होगी वो V और B के जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा उसमें होगी। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके कि अपनी सारी फिंगर्स को वेलोसिटी की डायरेक्शन में ले जाओ, राइट हैंड की, ठीक है, और उनको कर्ल कर लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर की तरफ। तो भी ऊपर की तरफ है, तो आप देखेंगे जो आपका थंब आएगा, थंब आपका जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा फोर्स की डायरेक्शन को। और वो कहाँ आएगा, अगर आप उसको इमेजिन करो तो वो आएगा अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब हो गया आउट ऑफ द स्क्रीन। यहाँ पर आउट ऑफ स्क्रीन मतलब जो फोर्स इस पर लगेगी वो बाहर की तरफ आएगी, आउट ऑफ द स्क्रीन आएगी। तो उसके लिए हम यूज करेंगे वर्ड वर्टिकली अपवर्ड। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नॉर्थ में नहीं हो सकती क्योंकि जो फोर्स होगी वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लगेगी। इसके अलावा एक काम और भी कर सकते थे। मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो इसको वी आई कैप लिख लो। मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, तो इसको जे कैप लिख लो। तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आई क्रॉस जे आएगा, जो कि कहाँ आएगा, के की डायरेक्शन में। आई क्रॉस जे के होता है। के मतलब क्या, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस कहाँ पर होगी, बाहर की तरफ होगी। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, या तो राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करो या फिर वेक्टर प्रोडक्ट का, आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, अ पार्टिकल इज अंडरगोइंग एन एसएचएम विद 10 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड है 10 सेंटीमीटर का। व्हाट शुड बी द मिनिमम एक्सेलरेशन at extreme point for the maximum speed at the center is 5 मीटर पर सेकेंड। जो मैक्सिमम स्पीड है वो सेंटर पर हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। पहले मैं आपको सिचुएशन समझा देता हूँ होता क्या है। देखो, चाहे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं तो मैं पेंडुलम का एग्जांपल ले लेता हूँ, आप स्प्रिंग को कंसिडर भी कर सकते हैं। अब जो पेंडुलम ऊपर पीक पॉइंट पर जाएगा अपने, तो पीक पॉइंट पर जाने का मतलब ये वापस आएगा फिर वहां से। तो इसका मतलब है कि पीक पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो हो जाती है 0। ठीक है, कब, एक्सट्रीम पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0। और जब वो मीन पोजीशन पर आता है, मीन पोजीशन मतलब जिसके अबाउट वो मोशन हो रहा है, तो मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है मैक्सिमम। अब जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो आप ये देखेंगे एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे। अब यहाँ पर बोल रखा है कि वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड में मैक्सिमम है। अब वो मैक्सिमम कब होगी, एक्सट्रीम पॉइंट पर होती है। जैसे मैंने आपको, मैक्सिमम स्पीड कहाँ पर है, सेंटर पर है, मतलब मेन पोजिशन हो गया। तो इसका मतलब जब एक्स की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है। अब अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो यहाँ से ओमेगा अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस 0 आएगा। तो मुझे पता लग जाएगा वी मैक्स ओमेगा ए के इक्वल होगा। अब वी मैक्स की वैल्यू तो गिवन है 5 है, 5 इक्वल टू किसके आगे, ओमेगा इंटू ए के। इसको भी ऐसे रहने देते हैं। अब एक्सट्रीम पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, तो देखो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स की जगह पर, अब एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब हो गया वो अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है, यानी कि एक्स अब हो जाएगा एम्पलीट्यूड के इक्वल, यानी कि ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में ए। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। अब यहाँ से हम किसी भी एक चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं या रेशो भी ले सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से ओमेगा की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे 5 मीटर पर सेकेंड है ये, ओमेगा निकालेंगे, एम्पलीट्यूड है 10 सेंटीमीटर, तो मैं उसको 10/100 लिखूंगा ताकि वो ऐसा ही यूनिट में आ जाए। तो 0 से 0 कैंसिल, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। अब इस ओमेगा की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। सो वी हैव एक्सेलरेशन इक्वल टू
माइनस ओमेगा का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर इंटू में एम्पलीट्यूड कितना है, वो है 10 अपॉन में 100 कर देंगे मीटर के लिए, ठीक है। 10 सेंटीमीटर है एम्पलीट्यूड, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 इंटू 0 और 10 अपॉन में 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा 250 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है। माइनस साइन यहाँ पर ये बता रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन हमेशा एक दूसरे के आउट ऑफ फेज होते हैं। नेक्स्ट 93, अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी थ्रू अ 10 ओम रेजिस्टेंस। तो एक कैपेसिटर ले लेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस के साथ। अब शुरुआत में उसको 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया जा रहा है, तो V कितना है, 12 वोल्ट है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है। इट इज फाउंड दैट द पोटेंशियल राइजेस टू 4 वोल्ट इन 1 माइक्रो सेकेंड, यानी कि जो नया पोटेंशियल है वो 4 वोल्ट हो गया है, कब, जब टाइम की वैल्यू 1 माइक्रो सेकेंड हो गई है। तो हमें बताना है कि कैपेसिटेंस कितना होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करूंगा, Q इक्वल टू CV होता है, ठीक है। तो एक और चीज, आफ्टर टाइम t जो चार्ज होगा वो हो जाएगा स्टोर Q इक्वल टू Q नोट, मतलब ये Q नोट इनिशियल मैक्सिमम चार्ज रहेगा 1 माइनस ए टू दी पावर माइनस टी अपॉन में टाइम कांस्टेंट बोलते हैं RC को। तो ये फॉर्मूला होगा चार्ज का, Q इक्वल टू Q नोट, मतलब चार्ज टाइम के साथ वेरी करेगा। अब अगर मैं यहाँ पर C से डिवाइड कर दूँ दोनों तरफ, देखो यहाँ से V इक्वल टू कितना होगा, Q अपॉन में C। तो अगर मैं दोनों तरफ C से डिवाइड कर दूँ तो Q बाय C इक्वल टू Q नोट बाय C, ये हो जाएगा 1 माइनस ए टू दी पावर माइनस टी अपॉन में RC। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है C की वैल्यू, कैपेसिटेंस निकालना है। अब शुरुआत में वोल्टेज कितनी है, 12, तो Q नोट बाय C को मैं, देखो इनिशियल के लिए V नोट Q नोट हो जाएगा ये, तो Q नोट अपॉन C मतलब V नोट, Q बाय C मतलब V। तो जो वोल्टेज होगी वो भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही होगी। तो आप इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे, वैसे मैंने चार्ट से बताया कि पोटेंशियल का फॉर्मूला कैसे बनेगा। अब सब वैल्यू पुट कर देते हैं। आफ्टर टाइम t V की वैल्यू कितनी है, 4 है। शुरुआत में V नोट कितना था, 12, फिर 1 माइनस e, टाइम की वैल्यू 1 माइक्रो सेकेंड है, वो मैं बाद में पुट करूंगा, T अपॉन RC आ जाएगा ये, ठीक है। 4 अपॉन 12 कितना आएगा, मतलब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 3, तो 1 अपॉन 3 इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइनस के ए टू दी पावर माइनस टी अपॉन में RC। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ई एक्सपोनेंशियल टर्म को मैं एक तरफ ला रहा हूँ, तो ये माइनस टी अपॉन में RC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस के 1 अपॉन में 3, या फिर इसको हम 2 अपॉन 3 भी लिख सकते हैं। तो ए टू दी पावर माइनस टी अपॉन RC की वैल्यू आएगी 2 बाय में 3। अब अगर मैं लोग दोनों तरफ ले लूँ तो ये हो जाएगा ln, देखिए जब एक्सपोनेंशियल पर हो और आप लोग ले रहे हो तो जो पावर है वो सीधा आ जाएगी T अपॉन में RC, और यहाँ पर आ जाएगा ln 2 बाय में 3। ये कैसे क्या मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो y इक्वल टू e की पावर x है, तो आप लिख सकते हैं ln y इक्वल टू x, ये इक्वल का साइन है यहाँ पर। अब माइनस टी अपॉन RC इक्वल टू ln 2 बाय 3 है, या फिर T अपॉन RC कितना आ जाएगा, माइनस ln 2 बाय में 3। एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे कहीं पर है माइनस ln a, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, ln जो माइनस साइन है वो ऊपर a पर आ जाएगा पावर में, तो माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो हम इसको लिख रहे हैं ln 2 बाय में 3 की पावर माइनस 1 हो जाएगा, और 2 बाय 3 की पावर माइनस 1 का मतलब इसको आप 3 अपॉन 2 भी तो लिख सकते हैं रेसिप्रोकल करके। जैसे कहीं पर अगर 1 अपॉन a लिखा है तो आप उसको a माइनस 1 ही तो लिखते हैं, तो मैंने वही करा है। 2 अपॉन 3 की पावर माइनस 1 थी, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 3 अपॉन 2 ln। तो ये किसके इक्वल चल रहा है, T अपॉन में RC। हमें टाइम पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, CM निकाल लेंगे, T अपॉन में RC। ln 2 बाय 3 के लिए हमें लॉग टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैसे इनको या तो कैलकुलेटर अलाउड होना चाहिए या फिर ये वैल्यू दी होनी चाहिए, तो आसान हो जाता है क्वेश्चन। ln 3 बाय 2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.405। अब C निकालना है, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, T अपॉन में R इंटू में 0.405। ध्यान रखना मैं टाइम की वैल्यू माइक्रो सेकंड में, चलो ऐसा यूनिट में, क्योंकि आंसर माइक्रो में है ना, तो इसको मैं माइक्रो में ही पुट कर लेता हूँ टाइम की वैल्यू को, 1 माइक्रो सेकंड। एक्चुअली RC का जो वैल्यू आती है, RC की जो यूनिट आएगी वो टाइम ही आएगी, मतलब सेकंड ही आएगी। तो R की वैल्यू कितनी है, 10, C की वैल्यू हमें निकालनी है,
यहाँ पर 0.405। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.25 माइक्रोफेराड। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 0.25 माइक्रोफेराड। क्वेश्चन नंबर 94, ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है प्रोग्रेसिव वेव की, तो हमें बताना है एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो जो जनरल इक्वेशन होती है प्रोग्रेसिव वेव की वो होती है y = a cos ओमेगा t माइनस k इंटू में x। यहाँ पर जो इक्वेशन हमें गिवन है वो है 25 cos 2 पाई t माइनस पाई इंटू में x। अगर आप दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करेंगे तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। और देखो t का कोएफिशिएंट ओमेगा होता है, तो यहाँ पर t का कोएफिशिएंट कितना 2 पाई, और आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई f। तो हमें f ही निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई है, ये 2 पाई f इक्वल हो गया, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 यूनिट। तो एम्पलीट्यूड 25, फ्रीक्वेंसी 1। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 95, अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक डोमेन क्या होंगी, देखो 3 चीजें होती हैं, डी पी एफ, 3 तरह के सब्सटेंस हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक बहुत कम, मतलब ये रिपल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, पैरामैग्नेटिक बहुत कम अट्रैक्ट होंगे, फेरोमैग्नेटिक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और इनमें डोमेन्स भी होते हैं। और अगर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की जाए तो इनकी जो डोमेन्स होंगी वो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। जैसे मान लीजिए अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो डोमेन्स जो होंगी वो रैंडमली अलाइंड होंगी। अब जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे जो डोमेन्स होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएंगी, मतलब अट्रैक्ट होंगी टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक डोमेन अलाइंड देमसेल्फ in the direction of external magnetic field. For a ferromagnetic substance, domains are basically small neighborhoods of atom having direction. When kept in external magnetic field, the domains aligned with the field expand, take over region previously occupied by the domains aligned opposite to the field. तो वही जो मैंने आपको भी बताया था, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इंक्रीज इन डायस। जो साइज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा and they will aligned in parallel direction of the external magnetic field which is applied on the substance. Question number 96. A 4 kg block is attached to the spring of spring constant for 100 Newton per meter. तो हमें बताना टाइम पीरियड कितना होगा। देखो ओमेगा की वैल्यू होती है रूट के अपॉन में एम। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू होता है 2 पाई रूट एम अपॉन में के। ये कैसा है, तो एक्चुअली आपने पढ़ा होगा टी इक्वल टू 1 अपॉन एफ होता है, या फिर टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा भी होता है। तो वही मैंने ओमेगा की वैल्यू पुट कर ली है। तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई एम अपॉन में के। अब सब वैल्यू पुट करेंगे। 2 पाई एम की वैल्यू 4 kg है और के की वैल्यू 400 है, तो यहाँ पर 1/100 बचेगा। टी इक्वल टू 2 पाई 1/100 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 1/10। तो 2/10 का मतलब हो गया 0.2 पाई सेकेंड। तो टाइम पीरियड आएगा 0.2 पाई सेकेंड। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन A 0.25. 97. If E and B represent electric and magnetic field vector in electromagnetic wave, then the direction of propagation of wave कितनी होगी, क्या होगी। देखो मैं पहले इसको समझा देता हूँ कंसेप्ट। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगा के वो भी परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के और परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो जो डायरेक्शन होगी के की वो हम निकाल सकते हैं E क्रॉस B करके, E क्रॉस B। इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इसका हम ऐसे लिखते हैं B K E। अगर आप B क्रॉस K करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता लग जाएगी। अगर आप K क्रॉस E करोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लग जाएगी। अगर आप E क्रॉस B करोगे तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पता लग जाएगा। तो किन्हीं दो वेक्टर की मल्टीप्लाई जब आप कर रहे हो तो तीसरा वेक्टर आपको पता लग जाएगा कितना होगा, और ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ के ऊपर करेक्ट आंसर होगा B। इसको आप ऐसे याद रखना बकी B K E। अब इसको रोटेशन में लिख लो B K E, B क्रॉस के E, K क्रॉस E B, E क्रॉस B K के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 98। हाउ इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर रिलेटेड टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो अगर कोई सरफेस
अगर कोई कंडक्टर है उस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो जैसे मैं प्लेट की बात करूँ तो सिग्मा कोण पे एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली डिपेंड करती है सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा पर, तो दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। 98 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99, एन इंडक्टर एक रजिस्टर कैपेसिटर है जिनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है विद इंक्रीज ऑफ द सोर्स फ्रीक्वेंसी, तो क्या इफेक्ट होगा। देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ, LCR सर्किट है ये, एक इंडक्टर बनाएंगे पहले, फिर एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर, तीनों को कनेक्ट कर देंगे अल्टरनेटिंग सोर्स से, ये L, ये R और ये C। इसके क्रॉस जो इंडक्टेंस होगा उसको हम XC बोलेंगे, रिएक्टेंस। इसके क्रॉस ये तो रेजिस्टेंस ही होगा और ये होगा XC, ये XL आएगा एक्चुअली। तो XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L या फिर 2πfL। तो XL डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ग्राफ अगर आप XL और फ्रीक्वेंसी का बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, जबकि XC का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा C या फिर 1/2πfC। तो XC इनवर्सली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, तो उसके लिए जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह से आएगा, XC और यहाँ पर F, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इस तरह से। अब क्वेश्चन में बोला कि हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, जब फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज करोगे तो XL की वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड करेगी ना फ्रीक्वेंसी पर, वो तो इंक्रीज हो जाएगी, जबकि XC फ्रीक्वेंसी पर इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर XC की वैल्यू कम होगी। अब पढ़ते हैं ऑप्शन। पहला है कि जब आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तब रिएक्टेंस का क्या होगा, इंडक्टर का इंक्रीज कर जाएगा, तो बिल्कुल इंडक्टर का इंक्रीज हो रहा है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर, ये सही है। और इंडक्टर एंड कैपेसिटर दोनों की इंक्रीज हो जाएगी, तो XC यानी कि कैपेसिटर का रिएक्टेंस तो कम होगा, तो ये तो सही नहीं हुआ। क्या कैपेसिटर का रिएक्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, नहीं, कैपेसिटर का डिक्रीज करेगा, तो ये भी गलत हो गया। जब ये दोनों गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया, जब ये सही है तो E सही नहीं हो सकता, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 99 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ड्राई ह्यूमन बॉडी। ड्राई ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस होगा, तो कोई फैक्चुअल क्वेश्चन है, 10⁴ ओम इसका करेक्ट आंसर होगा।